जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम लोग बातें करेंगे सेमेस्टर 2 की विषय ज्योग्राफी की। और इस ज्योग्राफी विषय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 2 का। जैसा कि आप देखते हैं कि ये सेमेस्टर हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी। और इस विषय के तहत हम लोग देखेंगे आज का टॉपिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट एंड विंड, यानी इसका नाम है वायुमंडलीय दाब पेटियां और पवन। ये जो आज का हम लोग का पेपर है, यह एमजेसी पेपर भी है, एमआईसी भी है और एमडीसी भी। यानी कि हम लोग आज बात कर रहे हैं सेमेस्टर 2 की ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट एंड विंड, यानी वायुमंडलीय दाब पेटियां और पवन। जैसा कि आपको पता है कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि यह जो प्रेशर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेशर ये क्या होता है और पवन किसे कहते हैं यानी विंड किसे कहते हैं। ये दो चीजें हैं और इन दो चीजों को समझना निहायत ही जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रेशर का मतलब होता है दबाव। सपोज मान लीजिए कि अगर यहां कोई स्प्रिंग है, सपोज मान लीजिए कि यह कोई स्प्रिंग है और ये एक दूसरी स्प्रिंग, यह एक दूसरी स्प्रिंग। आपने इस स्प्रिंग के ऊपर रखा 5 केजी का एक वेट को, और इस पर आपने रखा इस स्प्रिंग पर 2 केजी वेट को। तो आप पाएंगे कि यह जो स्प्रिंग है जिस पर 5 केजी वेट जिस पर पड़ रहा है, तो यह स्प्रिंग क्या होगा, यह स्प्रिंग जो है ये दब जाएगा, यह स्प्रिंग दब जाएगा और यह दबकर, जिस पर 5 केजी का वेट है, यह दबकर यहां से इसका साइज यहां आ जाएगा। यानी कि इस पर दबाव है, यानी कि इस पर क्या है, ये दबाव है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है। लेकिन ये जो स्प्रिंग है जिसको आप देख रहे हैं, तो यह स्प्रिंग उतना नहीं दब पाएगा। यानी कि यह जो स्प्रिंग है, यह जिस पर केवल 2 केजी का वेट है, तो यहां जो प्रेशर पड़ा तो ये उतना नहीं दब पाया, थोड़ा सा कम दबा। यानी कि इस पर दबाव कम है, इस पर दबाव ज्यादा है। उसी तरीके से हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो धरातल है, इस धरातल पर भी इस तरह से प्रेशर पड़ता है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर। अब रही बात कि प्रेशर किसका पड़ता है, तो यह प्रेशर पड़ता है हवाओं का, वायु का। और एक्चुअली में इस प्रेशर का जो रिलेशन है, इस प्रेशर का जो रिलेशन है वह किससे है, टेम्परेचर से। टेम्परेचर से इसका रिलेशन है। अब चूंकि जहां का टेम्परेचर अगर कम रहेगा वहां प्रेशर ज्यादा रहेगा। हमेशा आप ये देखेंगे कि अगर टेम्परेचर क्या है, अगर कम है तो प्रेशर क्या होगा,
प्रेशर जो होगा वह हमेशा ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा यानी अधिक तो प्रेशर कम, तो क्या हो जाएगा, यह जो प्रेशर है वह कम हो जाएगा। यानी दोनों में उल्टा संबंध होता है, रिवर्स जो है रिलेशनशिप होता है। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि अगर यह हमारा कोई एरिया है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया, जैसे कि आप ये देखिए ये हमारा इंडिया है, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा इंडिया है, और यहां पर इस इंडिया में आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहां पर ये कश्मीर और लद्दाख का एरिया है, जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जिसमें कि आपका लद्दाख भी शामिल है, ये लद्दाख वाला भी पोर्शन शामिल है, और ये कश्मीर वाला भूभाग शामिल है। यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लिया जाए कि 5 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर मुंबई है, इस मुंबई का टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो एक्चुअली में जहां का टेम्परेचर क्या है, अगर कम है तो यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कि यहाँ का जो P होगा वह क्या होगा, वह मैक्सिमम होगा, और जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां का P जो होगा वह क्या होगा, मिनिमम होगा, यानी कम होगा। अब इसी तरीके से अगर यह कोई सर्कुलर एरिया है और आपने देखा कि यहां पर इस पॉइंट पर केंद्र में टेम्परेचर अगर ज्यादा है, सपोज मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस है, और ये जो परिधीय क्षेत्र है, इस परिधीय क्षेत्र में टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि 15 डिग्री सेल्सियस, तो इस सर्कल को जो देख रहे हैं, ये जो गोल गोल लाइन है, ये एक्चुअली में यह आइसोबार है, इसको कहते हैं आइसोबार और आइसोथर्म। अगर यहाँ टेम्परेचर है तो ये हमारा आइसोथर्म होगा, अगर यहाँ प्रेशर रहेगा तो हमारा आइसोबार होगा। तो एक्चुअली में क्या है कि ये हमारा यह आपको आइसोथर्म है, और अगर यहाँ पर Mb होता तो ये आइसोबार होता। तो फिलहाल ये आप देख रहे हैं कि ये आइसोथर्म है, और आइसोथर्म का मतलब ये होता है कि इक्वल टेम्परेचर वाले जो वैल्यू वाले क्षेत्र हैं उसको कनेक्ट करने वाली जो लाइंस होती है उसी को हम लोग कहते हैं आइसोथर्म। तो ये आइसोथर्म है। इस तरह से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, 45 डिग्री वाली है, यहाँ का टेम्परेचर सपोज मान लीजिए कि यह 20 डिग्री सेल्सियस वाली है, यहाँ की जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर अगर हम कहीं भी जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर हर जगह 15 डिग्री सेल्सियस ही होगी। अगर हम यहाँ पर कहीं भी जाएंगे तो यहाँ का टेम्परेचर कहीं भी 20 डिग्री सेल्सियस ही होगी, और अगर हम यहाँ पर कहीं भी चले जाएं तो यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस होगी। तो मैंने शुरू में आपसे ये कहा कि जहाँ का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो वहां प्रेशर कम होगा। इसका मतलब कि यहाँ का जो प्रेशर होगा वह प्रेशर आपका कम होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ का प्रेशर 500 MB है, क्योंकि जब भी प्रेशर का मेजरमेंट किया था वो MB में किया था, और यहाँ का प्रेशर 500 MB है। जबकि जहां का टेम्परेचर कम है तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ का प्रेशर सपोज 1000 MB है। तो अगर मैंने शुरू में कहा कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो इस लाइन पर हम कहीं भी जाएंगे तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब कि यहाँ का दबाव भी इसके अनुसार होगा, यानी 1000 MB होगा, यानी यहाँ भी 1000 MB होगा, 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 और यहाँ भी 1000 MB है, और यहाँ 500 MB है। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो प्रेशर है सपोज मान लीजिए कि 900 MB है, यहाँ भी 900 MB है, यहाँ भी 900 MB है, यहाँ भी
900 MB है। अब जाहिर सी बात है कि जहां का तापमान यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जहां का टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा वहां हाई प्रेशर क्रिएट होगा। तो हवाओं का नेचर होता है, हवाओं का स्वभाव होता है कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो परिधीय क्षेत्र है यह हाई प्रेशर वाली है, यह एचपी वाली है, जबकि यह केंद्र में एलपी है, लो प्रेशर है। और मैंने कहा कि हवाओं का नेचर होता है कि ये हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं, यानी इसको भरने के लिए ये हवाएं हाई से क्या करेंगी, ये लो प्रेशर की तरफ चलनी शुरू हो जाएगी। इसी कंडीशन में जब विभिन्न दिशाओं से ये हवाएं आती हैं और आकर आपस में मिलती हैं, तो उस कंडीशन में ये हवाएं आपस में टकराकर और ये गोल 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 घूमती हुई ऊपर उड़ जाती हैं। इसे कहते हैं साइक्लोन यानी चक्रवात। तो इस तरह से साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। अगर सीखे कि हम लोग दूसरे पहलू को देखें कि यह इस प्रेशर की वजह से, इस प्रेशर की वजह से हमने देखा कि मान लीजिए कि अब केंद्र में टेम्परेचर जो है कि सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है। पहले क्या था, परिधीय क्षेत्र में 15 डिग्री था। इस बार मैं कह रहा हूं कि केंद्र में 15 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहां पर 20 डिग्री सेल्सियस है। और यहां पर आपका जो टेम्परेचर है जिसको मैंने लिखा था आपको मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा कि परिधीय क्षेत्रों में टेम्परेचर ज्यादा है, यहां पर टेम्परेचर कम है। इसका मतलब यह है कि यहां का अब जो दबाव होगा वह कितना हो जाएगा, 1000 MB। यहां का दबाव होगा 1000 MB। यहां का जो दबाव होगा वो 900 MB, 900 MB। और यहां का जो दबाव होगा सपोज मान लीजिए कि ये 500 MB। अब चूंकि हवाओं का जो प्रेशर है हाई प्रेशर, ये हवाओं का प्रेशर हाई कहां है, तो यह केंद्र में। और परिधीय क्षेत्रों में आपने देखा कि ये लो प्रेशर बन गया, यानी हवाओं का दबाव कम बन गया। ये एलपी वाला है सब के सब, ये एलपी है, ये सब के सब लो प्रेशर वाला एरिया है। और मैंने शुरू में कहा कि हवाओं का नेचर होता है कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी। इसका मतलब कि इसमें हवाओं का जो सर्कुलेशन होगा वह केंद्र से परिधीय क्षेत्रों की तरफ होगा। यानी कि ये केंद्र है तो केंद्र से परिधीय क्षेत्रों की ओर होगा, तो ये हमारा एंटी साइक्लोन हो जाएगा या प्रति चक्रवात हो जाएगा। यहां पर आपने देखा कि ये साइक्लोन है और ये इसका एंटी साइक्लोन है, क्योंकि यहां पर आपने देखा था कि लो प्रेशर है, यहां आपने देखा कि हाई प्रेशर है। यहां आपने देखा कि परिधीय क्षेत्र में हाई है, तो यहां आपने देखा परिधीय क्षेत्र में लो प्रेशर का एरिया है। तो इस तरह से हवाओं के दबाव के वेरिएशन के कारण क्या होता है, हवाएं चलती हैं। अब सपोज देख लीजिए एक चीज और कि जैसे कि आपने देखा कि मान लीजिए कि ये कोई जगह है, यह कोई जगह है और ये जगह सपोज मान लीजिए कि यह पटना है, ये पटना है। और यहां कोई जगह है जिसका नाम है मुजफ्फरपुर, और यहां कोई जगह है जिसका नाम है आपको मान लीजिए कि ये बेतिया वाला एरिया है। अब हमने ये देखा कि यहां का अगर टेम्परेचर मान लीजिए कि यहां का टेम्परेचर पटना का सपोज 20 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर का टेम्परेचर हमने देखा कि 30 डिग्री सेल्सियस है, और बेतिया का टेम्परेचर हमने देखा कि 40 डिग्री सेल्सियस। ये तीन जगह है, पटना, मुजफ्फरपुर और बेतिया, और इन तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर हवाओं का जो दबाव होगा, हवाओं का जो दबाव होगा ये ज्यादा होगा, यहां पर हवाओं का दबाव कुछ कम होगा, और सबसे कम हवाओं का दबाव यहां होगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जहां का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहां की हवाएं, जहां का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहां की हवाएं क्या हो जाएंगी, ये गर्म होकर ऊपर उठ जाएंगी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीजें जब गर्म होती है तो वह हल्की हो जाती है, और हल्की चीजें हमेशा ऊपर उठती है। तो यहां की जब टेम्परेचर ज्यादा पड़ेगा तो उस कंडीशन में
यहाँ की भूमि गर्म हो जाएगी, धरती गर्म हो जाएगी। जब भूमि गर्म हो जाएगी, लैंड जो है कि गर्म हो जाएगा, सरफेस गर्म हो जाएगा, तो उसके संपर्क में रहने वाली हवाएं भी गर्म हो जाएगी। और गर्म हवाएं हमेशा हल्की होती हैं और ये हल्की हवाएं ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी। यहाँ की जो हवाएं हैं ऊपर उठ गई। तो जब यहाँ की हवा ऊपर उठ गई तो यह जगह तो खाली हो गया, यानी कि यहाँ के हवाओं के दबाव में कमी आ गई। जैसे मान लिए कि कोई आदमी बहुत दिनों से बीमार है, बूढ़े हो चुके हैं, 100 साल पार कर चुके हैं, और जहां पर वो सो रहे हैं तो ऑलरेडी जो है कि कभी वहां से उठ नहीं रहे हैं, तो वहां पर प्रेशर बना के रखे हुए। लेकिन जब वो उठ जाएंगे, दुनिया को छोड़ देंगे, तो उनकी तो जगह खाली न हो जाएगी। तो उसी प्रकार से यहाँ की हवाएं जो थी ये सब के सब गर्म होकर जब ऊपर उठ गई तो ये तो जगह खाली हो गई, यानी ये तो जगह खाली हो गई। और खाली होने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एलपी, यानी कि हवाओं के दबाव में कमी आ गई। जबकि यहां टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर जब कम होता है तो हवाएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। ठंडी हवाओं में तापमान जब कम होता है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें संकुचन होता है। उस वजह से जब संकुचित होंगी तो नीचे की तरफ दब के रहेंगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जाड़े के दिनों में जब आप सोते हैं तो पूरी तरह से फैल के नहीं सोते हैं, बल्कि एकदम सिमट के सोते हैं ताकि आपको कम से कम ठंडा लगे, क्योंकि शरीर का सरफेस कम हो जाए जब ठंडा का समय होता है। और जब गर्मी का समय होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो एकदम जो है कि अंग्रेजी के एक्स बना लेते हैं पूरी तरह से, यानी कि शरीर का जो आयतन है उसको फैला लेते हैं ताकि आपके शरीर से टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल सके। तो ये क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो एक्सपेंशन होता है, और टेम्परेचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। हवाओं में भी सेम ऐसे ही होता है कि जब जहां का टेम्परेचर कम होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, हवाएं नीचे दबक के रहेंगी, यानी नीचे जो है कि दबी हुई रहेंगी, और उस कंडीशन में यहां हवाओं का प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी हाई प्रेशर हो जाएगा। इसकी तुलना में यहां पर लो प्रेशर होगा, और सबसे कम लो प्रेशर यहां होगा। यहां का अगर एमबी की हम लोग बातें करें तो यहां की जो एमबी है, सपोज मान लीजिए कि अगर 1000 एमबी है, एमबी का मतलब मिलीबार होता है, यहां का प्रेशर सपोज मान लीजिए कि 900 एमबी है, और यहां का प्रेशर अगर हम मान लें कि ये 800 एमबी है। तो हवाओं का नेचर हमेशा यही होता है कि हाई से लो की तरफ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, यानी ये हवाएं क्या करेंगी, ये हाई से लो की तरफ चलेगी ऐसे, फिर यहां से ऐसे। तो इस तरह से हवाओं का सर्कुलेशन जो है ये हमेशा हाई से लो की तरफ होता है। अब रही बात कि ये जो हवाएं होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर हवाओं के जो प्रकार होते हैं उसको आप देख सकते हैं कि जो हवाओं के प्रकार हैं उसमें सबसे पहली बात आती है आपको परमानेंट विंड। परमानेंट विंड की बात आती है, जिसको कहते हैं अस्थाई पवन। अस्थाई पवन। दूसरी जो हवा है वह है सेमी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड जिसको कहते हैं अर्ध अस्थाई पवन। जो तीसरी हवा है उसका नाम है ब्रीज, जिसको कहते हैं समीर। और जो चौथी हवा है उसका नाम है लोकल विंड। लोकल विंड जिसको कहते हैं स्थानीय पवन। स्थानीय, इन्हें पवन कहा जाता है। अब रही बात कि ये जो परमानेंट विंड है ये एक्चुअली में होती क्या है, और ये परमानेंट विंड कहां चलती हैं, तो आप देखेंगे कि परमानेंट विंड का मतलब ये होता है जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी इस पृथ्वी पर कुल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट की मौजूदगी है। हमारी पृथ्वी पर
कुल 7 वायुमंडलीय दाबपेटियों की मौजूदगी है। ये देखिए, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है और आप देख सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है ये कुल 7, जैसा कि आप देखिए कि जिसको मैं यहां पर शेडिंग कर रहा हूं, जिसको मैं शेड दे रहा हूं, ये हाई प्रेशर वाला क्षेत्र है। जिसको मैं शेड कर रहा हूं यहां पर, ये हाई प्रेशर वाले क्षेत्र है। और इस तरह से मैंने कहा कि हमारी पृथ्वी पर कुल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है उनकी जो मौजूदगी है वह कुल 7 है। और उस 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट में यानी कि 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट जो है वो हाई प्रेशर वाले हैं, यानी कि ये जिसको मैंने दिखाया ये हाई प्रेशर वाले एटमॉस्फेरिक क्षेत्र हैं, जबकि जिसको मैं येलो से शेडिंग कर रहा हूं यह लो प्रेशर वाला क्षेत्र है, यानी कि ये लो प्रेशर है। यह भी जो है ये लो प्रेशर का एरिया है जिसको आप देख रहे हैं। और एक्चुअली में इन सबों का अपना अपना नाम है। जैसे कि यहां भी ये लो प्रेशर का एरिया है, आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लोब है और इस ग्लोबल लेवल पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट को दिखा रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर के पास का है, इसको कहते हैं हम लोग ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि ये ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट जो 0 से 5 डिग्री अक्षांशों के बीच फैला हुआ है। एक्चुअली में ये आपको 0 से 5 डिग्री और इधर भी 0 से 5 डिग्री। उसी तरीका से ये जो है इसका नाम है नॉर्थ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। हाई प्रेशर बेल्ट है ये हाई प्रेशर बेल्ट है ये। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये बेल्ट है। उसी तरीका से जब यहां पर आप आएंगे तो ये हमारा है नॉर्थ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहां देख रहे हैं कि ये हमारा जो है कि ये नॉर्थ पोलर ये हाई प्रेशर बेल्ट है। उसी प्रकार जब हम लोग यहां पर आते हैं तो ये देखते हैं कि ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो इसको कहते हैं साउथ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। यहां पर जब हम लोग आते हैं तो देखते हैं कि साउथ सब ट्रॉपिकल सब पोलर साउथ सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और इसको हम लोग देखते हैं कि यह साउथ पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यानी आपने देखा कि हमारी पृथ्वी पर इस तरह से कुल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट हैं। अब चूंकि ये 0 से 5, इसको अगर आप देखेंगे तो यह आपका 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है, यह आपको 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एरिया हो गया। यहाँ भी सेम अगर आप जाइएगा तो यह 30 से 35 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर की बातें हैं, सदर्न हेमिस्फीयर है। ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहाँ भी जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बातें हो रही हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इधर सदर्न हेमिस्फीयर। उसी तरीका से यहाँ पर आप जाएंगे तो यह 60 डिग्री टू 65 डिग्री, यानी कि यह भी सदर्न हेमिस्फीयर की बातें हो रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की बातें। और ये 90 डिग्री ये सदर्न हेमिस्फीयर इन साउथ पोल की बातें हैं। तो ये हमारी पृथ्वी पर कुल 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट है। इस बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ये जरूर आएंगे कि पृथ्वी के धरातल पर कुल कितने अस्थायी रूप से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट डेवलप होता है। देन आपका आंसर होगा 7। अब 7 कर दीजिएगा, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब चूंकि यहां आपने देखा यहां देखा कि ये लो प्रेशर है, यहां देखा कि ये हाई प्रेशर है,
यहां देखा आपने कि लो प्रेशर है और यहां देखा कि हाई प्रेशर है। यहां भी देखें कि ये हाई प्रेशर है, यहां लो प्रेशर है और यहां हाई प्रेशर है। और शुरू में मैंने कहा कि हवाएं जो चलती हैं उनका जो स्वभाव होता है, उनका जो नेचर होता है, तो ऐसा होता है कि हवाएं हमेशा हाई से लो की तरफ चलती हैं, यानी खाली स्थानों को भरने के लिए, खाली प्रदेशों को भरने के लिए, लो प्रेशर एरिया को भरने के लिए हवाएं चलती हैं। अगर हवाओं को अगर सालों भर इस तरह के लो प्रेशर का कंडीशन मिल जाए तो इस तरह से सालों भर ये मिलती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी है, जैसे माने कुंभकर्ण की बातें आती थी, तो कुंभकर्ण जब खाना शुरू करता था तो लगातार खा ही रहा है। उसी तरह से कोई अगर आदमी है, या मान लीजिए कि आप ही की मोटरसाइकिल, आदमी को छोड़ दीजिए, मोटरसाइकिल है, उसमें आपने पेट्रोल डाला और पेट्रोल जो है कि लगातार जो है कि क्या हो रहा है, वह तेजी से जल रहा है, तो खाली होता जा रहा है और आपको लंबी दूरी जानी है तो लगातार वहां तेल भरवाते जा रहे हैं। उसी तरीके से जो स्थान खाली है तो लगातार भरे हुए क्षेत्रों से हवाएं उसको भरने के लिए आ रही हैं। ये जो हवाएं सालों भर चलेंगी ये आपको परमानेंट विंड है और इसी का नाम है व्यापारिक पवन। इसका नाम क्या है? व्यापारिक पवन। इसी को कहते हैं ट्रेड विंड। ट्रेड विंड दो तरह की होती है, एक जो है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होती है और दूसरी जो है कि साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होती है। यानी ये जो हवा है इसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड और इसका नाम है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। इस तरह से ये दो ट्रेड विंड है। अब अगर आप देखेंगे तो फिर उस डायरेक्शन में ये हवाएं आ रही, ये देखिए, उसको भरने के लिए उधर भी लो प्रेशर है तो उसको भरने के लिए ये हवाएं चल रही हैं ऐसे, इधर से भी हवाएं चल रही हैं उसको भरने के लिए ऐसे। तो ये जो हवाएं चल रही हैं लगातार इसको भरने के लिए, तो ये भी सालों भर चलेंगी। और ये हवाएं जो है इनका नाम है वेस्टर्ली विंड। इसका नाम है वेस्टर्ली विंड नाम है, जिसको हम लोग कहते हैं पछुआ पवन। एक बात और ध्यान में रखना है कि जो हवाएं जिस दिशा से आती हैं उसी के नाम पर उनका नाम रखा जाता है। जैसे कोई हवा अगर पश्चिम से आ रही है तो कहते हैं हम लोग कि पछुआ चल रही है, अगर कोई हवा पूरब से जा रही है तो उसको कहते हैं पूर्वइया चल रही है। तो इस तरह से जिस दिशा से जो हवा आती है उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है। तो एक्चुअली में ये जो हवा है तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाएगी, क्योंकि हालांकि ये डायरेक्शन तो ऐसा नहीं है, होना तो ये चाहिए कि अगर हवाएं ऐसे जा रही होती तो हम कहते कि इन हवाओं का डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की तरफ है। लेकिन होता क्या है कि जब ये हवाएं, होता ये है कि जब ये हवाएं, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज में कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जब ये हवाएं, यहां देखिए, जब ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जब ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं यानी उत्तर की तरफ चलती हैं, तो चूंकि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में बहुत तेजी से घूम रही है, 1640 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूम रही है, इसलिए ये हवाएं फेरल रूल का अनुसरण करते हुए, यानी कि उनका फेरल नियम का अनुसरण करती हुई कोरियालिस इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से? कोरियालिस इफेक्ट, कोरियालिस प्रभाव की वजह से ये हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, और अगर ये हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर में जा रही हैं तो बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो हमने देखा कि ये हवाएं जो ऐसे आगे जा रही हैं तो एक्चुअली में यह फेरल रूल का अनुसरण करती हुई ये क्या करेंगी? ऐसे मुड़ जाएगी और इनका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब हो जाएगा। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में आ रही हैं तो ये भी पश्चिम की तरफ मुड़ जाएंगी और इनका डायरेक्शन भी पश्चिम से पूरब हो जाएगी। इसलिए ऐसी हवाओं को हम लोग कहते हैं कि वेस्टर्ली विंड है, यानी ये भी हवा जो है इसका नाम है वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ पवन। तो आपने अस्थाई पवन जो देखा, तो अस्थाई पवन आपने भी देखा व्यापारिक पवन, दूसरा आपने देखा पछुआ पवन, और एक तीसरा जो पवन है वह है जो यहां से आ रही है, पोल्स की तरफ से आ रही है, ध्रुव की तरफ से आ रही है, इसको भरने के लिए। और अभी भी मैंने कहा कि जो हवाएं जहां से आती हैं
उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। तो चूंकि ये हवाएं ध्रुव की तरफ से आ रही हैं, इसलिए इन्हें हम लोग कहते हैं पोलर विंड। इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? पोलर विंड कहेंगे, पोलर विंड। और एक्चुअली में ये जो हवाएं हैं पोलर विंड हो गई। जैसे कि आप देखेंगे कि ये जो हवाएं हैं, जिसको मैंने कहा पोलर विंड, जिसको मैंने कहा वेस्टर्ली विंड, और जिसको मैंने कहा आपके सामने ट्रेड विंड, तो ये जो हवाएं हैं ये एक्चुअली में परमानेंट विंड है। यानी कि जो परमानेंट विंड है, तो आप देख सकते हैं कि परमानेंट विंड, अब देखिएगा कि परमानेंट विंड, परमानेंट विंड्स कितने होते हैं? तो एक में होता है ट्रेड विंड, ट्रेड विंड, दो में होता है वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड, और तीन में है पोलर विंड, पोलर विंड। तो ये तीन तरह की ये हमारी परमानेंट विंड होती है। और कई बार ये क्वेश्चन आपको आ चुका है कि परमानेंट विंड कितनी होती है? तो एक्चुअली में परमानेंट विंड तीन होती हैं। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में सममार्गी पवन, सममार्गी पवन, या इसी को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवन भी कहते हैं, या इसी को वाणिज्यिक पवन भी कहा जाता है। और ये वेस्टर्ली है और ये पोलर विंड है। यही तीनों हवाएं हैं जो पृथ्वी के धरातल पर हर समय चलती हैं, हमेशा चलती हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था कि परमानेंट विंड की कुल संख्या कितनी है? तो तीन है। तीन से चौथा कोई परमानेंट विंड नहीं है, यही तीनों परमानेंट विंड है और सालों भर चलती है। अब चूंकि इससे व्यापार आजकल तो होता नहीं है, तो इसके लिए सबसे जो सुटेबल वर्ड है वह है सममार्गी पवन। क्वेश्चन पूछेगा कि व्यापारिक पवन के लिए सबसे उचित शब्द कौन सा होगा? तो सबसे उचित शब्द होगा आपको सममार्गी पवन। तो इस तरह से आपने देखा कि सममार्गी पवन यानी अस्थायी पवनों की बात है। जहां तक बात है दूसरी पवन, जहां तक बात है दूसरी जो हवा है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमानेंट विंड, या उसको कहते हैं प्लैनेटरी विंड, या उसको कहते हैं ग्रहीय पवन। तो एक्चुअली में जो प्लैनेटरी विंड है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध अस्थायी पवन। जो दूसरा हमारा है जिसको हम लोग कहते हैं सेमी परमानेंट विंड, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैनेटरी विंड, एक्चुअली में इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वह है मानसूनी पवन, मानसूनी पवन। ये प्लैनेटरी विंड है, ग्रहीय पवन है, या इसको हम लोग सीजनल विंड भी कहते हैं। ये सीजनल विंड भी कहलाता है। इसी को सेमी परमानेंट विंड या अर्ध अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वैसी हवाएं, इसका मतलब ये होता है कि वैसी हवाएं, जैसे मान लें कि हमने इंडिया का आधा आधा दो मानचित्र बनाया, इंडिया का आधा आधा हमने क्या किया? दो मानचित्र को बना दिया ऐसे। ये आधा आधा मानचित्र है। आप सबको पता है कि इधर जो है ये अरबियन सी है, अरबियन सी है। इधर जो है कि बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। ये स्थलीय भाग है। और आप सबको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और ये हमारे भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आप देखिएगा कि मिजोरम, त्रिपुरा, फिर आपको जो है कि मिजोरम त्रिपुरा के बाद सीधे आप चले आइए तो पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है कि झारखंड, झारखंड के बाद आइए तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद जो है आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात। तो इस तरह से यह जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जब जून का समय होता है, अप्रैल का समय होता है, मई का समय होता है, तो ये जो भूमि है, ये जो लैंड एरियाज है, ये जो हमारा लैंड एरियाज है, यह क्या होता है कि ज्यादा गर्म होता है। और गर्म होने के बाद यहां पर एलपी बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। जबकि ये जो अरब सागर